ज्यादा लगेंगे तो वो कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली आप नंबर ऑफ पर्लिन्स इंक्रीज कर रहे हो तो कॉस्ट भी तो बढ़ेगी ना। ठीक है, और क्या कह रहा है, इफ स्पेसिंग ऑफ ट्रस इज केप्ट स्मॉल, अगर आप स्पेसिंग को थोड़ा कम कर देते हो तो जो पर्लिन की कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बट हम लोग को क्या करना है कि अगर हमने क्या करा, स्पेसिंग कम कर दी, मतलब इन दो ट्रसेस के बीच में स्पेसिंग कम कर दी, पर्लिन की कॉस्ट तो घट गई, लेकिन अगर हम ओवरऑल ट्रसेस की बात करें तो नंबर ऑफ ट्रसेस तो बढ़ जाएंगे पूरे स्पैन में। अगर हमने ये कम कर स्पेसिंग कम कर, नंबर ऑफ ट्रसेस क्या हो जाएंगे, तो बढ़ जाएंगे, पर्लिन्स घट जाएंगे। ठीक है, अब मतलब फिर इस तरह से हमें क्या चाहिए कि हमें स्पेसिंग इस तरह से डिसाइड करनी है कि हमारा जो ओवरऑल कॉस्ट है स्ट्रक्चर का वो क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। समझे मैंने क्या बोला अभी? हमें स्पेसिंग इस तरह से डिसाइड करनी है कि क्या हो जाए, हमारी ओवरऑल कॉस्टिंग क्या हो जाए, मिनिमम हो। ठीक है, मतलब इकोनॉमिकल हो हमारे लिए। ठीक है, तो स्पेसिंग डिसाइड करनी रहेगी। अब स्पेसिंग किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर गई हमारी, ठीक है, कॉस्ट बेसिकली, कॉस्ट किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर गई, स्पेसिंग के ऊपर, किसकी स्पेसिंग, ट्रसेस की स्पेसिंग। ठीक है, और किस पे डिपेंड कर गई कॉस्ट हमारी, पर्लिन्स के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर, नंबर ऑफ पर्लिन्स के ऊपर। और किस पे डिपेंड करेगी, कितना आपका रूफ कवरिंग का कितना आपका एरिया है, पर यूनिट एरिया कितना है, उसके ऊपर डिपेंड कर जाएगी। ठीक है, ये बेसिक चीजें, स्पेसिंग ऑफ ट्रस किस किस पे, मतलब बेसिकली कॉस्ट किस पे डिपेंड करी, स्पेसिंग ऑफ ट्रस पे, पर्लिन पे। ठीक है, हमारा पर यूनिट रूफ कवरिंग का, किसका, रूफ कवरिंग का, जो जो रूफ कवरिंग का एरिया, रूफ कवरिंग समझते हो ना, कि ये आपकी ट्रस हो गई। ठीक है, इधर से एक ट्रस हो गई कि हमने पर्लिन लगाई। ठीक है, पर्लिन, अब इसके ऊपर यहाँ पे शीटिंग भी तो करनी है ना, यहाँ पे शीटिंग करनी है, तो इस रूफ कवरिंग के एरिया के ऊपर भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा कि कितनी रूफ कवरिंग करनी है, स्पेसिंग ट्रस की कितनी है, पर्लिन की कितनी है। तो ओवरऑल कॉस्ट हमारी किस पे डिपेंड करेगी, इन तीन चीजों के ऊपर बेसिकली डिपेंड करेगी। अब इसका देखते हैं कि ये डेरिवेशन कैसे होगी। आपको फैक्टर्स क्लियर, स्पेसिंग किस किस पे डिपेंड, मतलब हमारी कॉस्ट किस पे डिपेंड कर रही है। यस मैम। यस मैम। कॉस्ट ऑफ ट्रस्ट को अगर हम टी से डिनोट कर दें, ठीक है, किसको, कॉस्ट ऑफ ट्रस्ट को, अभी सिर्फ कॉस्ट ऑफ ट्रस्ट की बात कर रही हूँ। फैक्टर्स लिखती हूँ, कौन कौन से फैक्टर्स हम कंसीडर करने वाले हैं। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ ट्रस्ट पर यूनिट एरिया। ठीक है, पर यूनिट एरिया, इसको हमने टी से डिनोट कर दिया। ठीक है, स्पेसिंग ऑफ ट्रस, मतलब अगर ये हमारी ट्रस, ठीक है, इसके पीछे और भी होंगी। ठीक है, इनके बीच की ये वाली स्पेसिंग, ठीक है, जो स्पेसिंग ऑफ ट्रस की हम बात कर रहे हैं, इनके बीच के डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, स्पेसिंग ऑफ ट्रस को हमने किससे डिनोट कर दिया, एस से। ठीक है, क्लियर है, एस से क्या हो गया हमारे पास, स्पेसिंग ऑफ ट्रस। और क्या है, पर्लिन्स, जो हमने इसके ऊपर लगाने हैं ट्रस के ऊपर, ये इस तरह से जो इनको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, जो पर्लिन्स की, पर्लिन्स को हमने, जो कॉस्ट ऑफ पर्लिन्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, कॉस्ट ऑफ पर्लिन पर यूनिट एरिया, इसको हम पी से डिनोट कर देते हैं। क्लियर, ठीक है, और क्या है, कॉस्ट ऑफ रूफ कवरिंग, जब पर्लिन लग गए, अब इधर ये जो ये वाला पार्ट है इसके ऊपर हम लोगों ने क्या करनी है, शीट्स भी लगाएंगे, रूफ कवरिंग करेंगे, तो जो हमारी
कॉस्ट ऑफ रूफ कवरिंग की बात करें, पर यूनिट एरिया, इसको हम लोग लिख देते हैं आर से, ठीक है। और ओवरऑल कॉस्ट जो भी है हमारी रूफ के स्ट्रक्चर की पर यूनिट एरिया, ओवरऑल कॉस्ट हम एक्स से डिनोट कर देते हैं। ओवरऑल कॉस्ट हमारी किसकी हो गई, रूफ के स्ट्रक्चर की, जिसमें क्या क्या आ जाएंगे इस पे, आप कॉस्ट ऑफ पर्लिन कंसीडर कर लो, कॉस्ट ऑफ रूफ कवरिंग कंसीडर कर लो, ठीक है। तो और कॉस्ट ऑफ ट्रसेस पर यूनिट एरिया कंसीडर कर लो। ये सारे हम लोगों ने फैक्टर कंसीडर करने, कौन कौन से हो गए, एस हमारा स्पेसिंग हो गया, ठीक है। परलिन पर यूनिट एरिया, कितना इसकी कॉस्ट है परलिन की, वो कंसीडर कर ली। आर हमारा हो गया कॉस्ट ऑफ रूफ कवरिंग, एक्स हमने क्या लेना है, ओवरऑल कॉस्ट, ठीक है। ओवरऑल कॉस्ट जो है हमारी वो हमने एक्स से डिनोट करी है। टी क्या हो गई, कॉस्ट ऑफ ट्रस हो गई। तो अब मेन चीजें कौन कौन सी हैं जिसपे हमारी कॉस्ट डिपेंड कर रही है, कॉस्ट ऑफ ट्रस पे, ठीक है, परलिन के ऊपर, स्पेसिंग ऑफ ट्रस के ऊपर, ओवरऑल इन पे डिपेंड कर रही है। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, फर्स्ट चीज जो हम कंसीडर करेंगे वो क्या कंसीडर करेंगे, लेट अस कंसीडर कि जो हमारी स्पेसिंग ऑफ, आपको पता है कि अगर हम क्या करेंगे, स्पेसिंग ऑफ ट्रस को अगर आप इंक्रीज करते हो तो आपकी जो जो कॉस्ट है ट्रस्ट की वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर आप स्पेसिंग को, एस को क्या करते हो, स्पेसिंग ऑफ ट्रस्ट को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, ठीक है। हमने क्या डिक्रीज किया, स्पेसिंग ऑफ ट्रस्ट को अगर डिक्रीज करते हो तो कॉस्ट ऑफ ट्रस्ट क्या हो जाती है, कॉस्ट ऑफ ट्रस्ट हमारी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि नंबर ऑफ पर्लिन्स बढ़ जाएंगे। अगर आप स्पेसिंग को इंक्रीज करते हो, स्पेसिंग को बढ़ाते हो, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ ट्रस्ट मतलब एस बढ़ा दिया तो जो ये ट्रसेस हैं इनकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, घट जाएगी। स्पेसिंग अगर कम कर दी तो नंबर ऑफ ट्रसेस क्या हो जाएंगे, ट्रसेस भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। और अगर स्पेसिंग को बढ़ा दिया तो ये जो नंबर ऑफ ट्रसेस है ये क्या हो जाएंगे, देखो ये आपकी ट्रस इधर हो गई, मान लो एक सर्टेन लेंथ के ऊपर हम लोगों ने नंबर ऑफ ट्रसेस प्रोवाइड करनी थी इस तरह से, ठीक है। अभी मैंने इस तरह से स्पेसिंग प्रोवाइड करी कि बीच में ही 3 आ रही हैं, ठीक है। ट्रस को क्या कर दिया, बाहर कर दिया, ठीक है। तो ये बीच में इस वाली ट्रस का खर्चा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, हमने स्पेसिंग बढ़ा दी। तो यहाँ से क्या पता चला कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है कॉस्ट ऑफ ट्रस के बीच में और स्पेसिंग के बीच में, हाँ कि ना, कि अगर मैं स्पेसिंग को बढ़ा देती हूँ तो कॉस्ट ऑफ ट्रस्ट क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अगर मैं स्पेसिंग को घटा देती हूँ तो कॉस्ट ऑफ ट्रस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने स्पेसिंग कम कर दी तो नंबर ऑफ ट्रसेस भी बढ़ जाएंगे। समझे इस चीज को। तो यहाँ से क्या रिलेशन निकला कि जो मेरी ट्रस्ट की जो कॉस्ट है, ट्रस्ट की कॉस्ट टी से डिनोट करी हुई है, ट्रस्ट की कॉस्ट वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है, 1/s है, किसके, स्पेसिंग के, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा दिया तो यहाँ से इक्वेशन आ गई T इक्वल्स टू C1/S। ये इक्वेशन क्लियर है, हाँ कि ना, C1 कांस्टेंट है, C1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। इस प्रोपोर्शनली साइन को हटाने के लिए C1 इज कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। C1 क्या हो गया हमारा, कांस्टेंट ऑफ, आपने जब कभी भी अभी तक डेरिवेशंस करी हैं, हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग कांस्टेंट लिखते हैं ना, तो ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। क्लियर है, यस मैम, तो पहला रिलेशन क्लियर, T इक्वल टू C1/S, इसका एक्सप्लेनेशन भी क्लियर। यस मैम, यस मैम। अच्छा, अब नेक्स्ट जो सेकंड है, सेकंड हम परलिन को पिक करते हैं। देखो परलिन की कॉस्ट, ठीक है, स्पेसिंग और परलिन का रिलेशन देखते हैं। अभी मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर ये ट्रसेस हैं, ठीक है, मैंने अगर स्पेसिंग को बढ़ा दिया, बीच में स्पेसिंग को बढ़ा दिया
तो आप ये देखो, इसको जोड़ने के लिए नंबर ऑफ परलिन्स भी क्या होंगे, ज्यादा यूज होंगे, और यहाँ पे तो दोनों साइड्स पे यूज होंगे। समझे क्या बोलना चाह रही हूँ? Yes, ma'am. स्पेसिंग को बढ़ा दिया तो नंबर ऑफ परलिन ज्यादा लगेंगे ना इन दो को जोड़ने के लिए। अगर यही मेरी 3 नंबर ऑफ ट्रसेस होती, पास पास होती, ठीक है, स्ट्रेंथ का थोड़ा कंसेप्ट लगाओ ना, अगर बिल्कुल पास पास होती, ये इसकी जो ये वाली स्पेसिंग है कम होती, तो यहाँ पे मान लो हमारा जो स्ट्रेंथ होती है वो 3 से भी चल जाती या 4 से चल जाती। अगर मैंने स्पेसिंग बहुत ज्यादा बढ़ा दी, स्पेसिंग बढ़ गई, वो यहाँ पे फिर नंबर ऑफ परलिन्स भी तो बढ़ जाएंगे ना उसको होल्ड करने के लिए। तो और यहाँ पे तो 2 साइड्स हो गई, तो यहाँ से एक रिलेशन हमारे पास हमने क्या किया, अगर हम इसको परलिन्स की कॉस्ट ऑफ परलिन्स को कंसीडर करें, पी क्या हो गई हमारी, कॉस्ट ऑफ परलिन हो गया पर यूनिट एरिया, ठीक है, और ये क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिंग का स्क्वायर। क्लियर? एक रिलेशन हमारे पास ये आया, ठीक है। अब इसको हटाओ, प्रोपोर्शनैलिटी साइन कांस्टेंट 2, ये क्या बन जाएगा, P इक्वल्स टू C2 S स्क्वायर, और यहाँ पे C2 भी क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। थर्ड एक ये हो गया। क्लियर? ये चीज क्लियर है? ठीक है, रिलेशन क्लियर है ना, मतलब ये चीज समझ रहे हो क्यों आई, हमने स्पेसिंग बढ़ाई तो नंबर ऑफ परलिन्स 2 टाइम्स बढ़ गए, तो स्पेसिंग का स्क्वायर, तो परलिन की कॉस्ट उतनी बढ़ गई, ठीक है, मतलब इतना ज्यादा इंक्रीज है, सीधा स्पेसिंग का मतलब इतना स्क्वायर करने पे हमारी कॉस्ट ऑफ परलिन्स मतलब स्क्वायर ऑफ स्पेसिंग के बराबर, क्योंकि वो एकदम से डबल बढ़ जाएगी कॉस्ट। अगर मैं इधर देखूं, एक इधर से भी बढ़ रही है, जैसे ही हमने स्पेसिंग इंक्रीज करी, जितने नंबर यहाँ पे इंक्रीज होंगे परलिन के, उतने नंबर यहाँ पे भी इंक्रीज होंगे, इसलिए हमने ये सेकंड रिलेशन इसका आया परलिन का। थर्ड रिलेशन हमारा जो आएगा बेटा रूफ कवरिंग के ऊपर। रूफ कवरिंग जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिंग है। आप खुद देखो कि अगर हम लोग क्या करते हैं, ये वाली स्पेसिंग बढ़ाए दी, इन ट्रसेस के बीच की स्पेसिंग बढ़ गई, तो रूफ कवरिंग जो बिल्कुल यहाँ पे शीट लगनी है, उनका एरिया भी तो बढ़ गया, बढ़ा कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे जो रूफ कवरिंग की कॉस्ट है पर मीटर स्क्वायर या फिर पर यूनिट एरिया, वो भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, स्पेसिंग के। जैसे ही स्पेसिंग बढ़ी वैसे ही हमारी क्या हो गई, रूफ कवरिंग की भी कॉस्ट क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, अब इसका प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए किसके बराबर हो गया, R इक्वल्स टू C3S। ये 3 रिलेशन क्लियर है? यस मैम मैम ट्रस की स्पेसिंग बढ़ेगी तो इसकी कवरिंग में कवरिंग की बढ़ेगी ना मैम? हाँ, तभी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ जी मैम। जैसे ही स्पेसिंग बढ़ गई तो शीट का जो भी हमने उसको बाहर से शीट प्रोवाइड करनी है कवर करने के लिए, वो भी बढ़ गई ना। यस मैम। तभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। तो अब एक कांस्टेंट मैंने क्या रखा था, टोटल कॉस्ट का, कि टोटल कॉस्ट अब किस किस पे डिपेंड कर रही है, ट्रस के ऊपर। ट्रस की कितनी कॉस्ट है, T, प्लस आपकी ये जो रूफ कवरिंग है उसकी कितनी कॉस्ट हो गई, मतलब कितना रूफ कवरिंग है उसकी कॉस्ट, प्लस R, प्लस आपकी, बिल्कुल सही, परलिन की क्या कॉस्ट है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। और यही 3 रिलेशन हमने निकाले। तो यहां से टोटल कॉस्ट की इक्वेशन क्या हो गई, x इक्वल्स टू T प्लस R प्लस P। नेक्स्ट, अब मैं इस x के अंदर ये T वाली वैल्यू जो हमने निकाली है वो लिख देती हूँ, क्या है, C1S प्लस आपका R वाली वैल्यू, चलो ये मैंने C3 से लिखा था, इसको ऑर्डर में लिखते हैं, C1 C2 परलिन के लिए था तो परलिन पहले लिख देते हैं। ठीक है, तो परलिन की कॉस्ट के किस पे हो गई, C2 S स्क्वायर। क्लियर है ना, कहां से लिख रही हूँ, ये वाली 1 2 3 वाली इक्वेशन, ये वाली इनकी, हाँ यहां से पुट कर रही हूँ, R C3S। अब देखो ये तो हमारी आ गई टोटल कॉस्ट। हम चाहते हैं कि हमारी ये टोटल कॉस्ट क्या हो जाए, कम हो जाए। किसके कंपैरिजन में,
स्पेसिंग के कंपैरिजन में, क्योंकि ये सारी कॉस्ट किससे डिफर कर रही है, स्पेसिंग पे। और आपको पता है जब भी हम कोई मिनिमम चीज निकालते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, पता है ना ये चीज। और किसी चीज को बढ़ा के करना होता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। लेकिन हमें अभी उसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, किसके कॉरेस्पॉन्ड में चाहिए, स्पेसिंग के कॉरेस्पॉन्ड में। तो हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे dx बाय ds, स्पेसिंग के कंपैरिजन में हमने इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे क्लियर कट लिखोगे कि टू ऑब्टेन द इकोनॉमिकल स्पेसिंग ऑफ ट्रस्ट, कि कितनी इकोनॉमिकल स्पेसिंग आए कि हमारी ओवरऑल कॉस्ट क्या हो, घट जाए, मिनिमम हो। तो हमने इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू s। आई होप सबको डिफरेंशिएशन करनी आती है। यस मैम Yes, आती है। d बाय ds किया, ठीक है, इसके x ये वाली इक्वेशन को dx बाय ds किया। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को तो आप लोग ही मुझे बताओगे, मतलब ये इक्वेशन यहाँ पे बीच में मैंने इस तरह से लिख दूंगी c1 बाय s। C1 बाय S एक प्लस मिनट बेटा, एक मिनट पहले मेरे को इक्वेशन लिखने दे, प्लस आप लोग ही मेरे को डिफरेंशिएट करके बताओगे, मुझे बताओ क्या करोगे, डिफरेंशिएट करके क्या इक्वेशन आएगी। s के कंपैरिजन में करना है, यहाँ पे s है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1। तो बताओ, ये s है, ऊपर जाके -1 हो जाए, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, -1 की पावर आगे आ जाएगी c1, और वो -1 उधर हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, s की पावर -2। नहीं समझे, ओ यार तुम लोग ना, मानो ये c1, डिफरेंशिएट करना आता है कि नहीं, हेलो, ये क्या हो गया, इसको c1 आता है बाय मैम। s है, हाँ ये -1 हो गया, ये -1 आगे चला था, डिफरेंशिएट करते हैं तो -1, ठीक है, c1। अब ऐसे ही करते हो, -1 डिफरेंशिएट करते हो, ये भी -1, माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, -2, माइनस c1 बाय, ये c1 -2 है तो ये नीचे चला जाएगा ना, तो क्या बना ये, -c1 अपॉन s स्क्वायर, पहली टर्म क्लियर, S स्क्वायर यस मैम। प्लस c2 s स्क्वायर, ये भी डायरेक्ट यहाँ पे क्या डायरेक्ट लिख दूं बाबा मेरे को, 2c यस मैम 2c2, 2C ये S c2, ये c2 का स्क्वायर था ना, ये इधर पावर आगे चली जाती है, इसमें से -1 कर दोगे तो क्या बना, 2c2, s, ये ऑलरेडी एक सिंगल पावर है, इसमें से माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 तब तो क्या हो गया, C3 आ जाएगा। c3 डिफरेंशिएट करके यही आया, डायरेक्ट इक्वेशन लिख दूं आप, यस यस मैम। तो क्या बोल रहे हो, हाँ बेटा 2s आएगा, साथ में कांस्टेंट भी तो है ना, साथ में कांस्टेंट भी आएगा, ठीक है। तो जब आप करेंगे तो ये आपकी इक्वेशन डिफरेंशिएट करने के बाद क्या बनी, -c1 s स्क्वायर प्लस 2c2 s प्लस c3 इक्वल्स टू 0। क्लियर है, 0 ये डिफरेंशिएट करने पे आया। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ना ये इन्हीं के टर्म्स में चाहिए, t की टर्म्स में, p की टर्म्स में, r की टर्म्स में। तो अब मैंने क्या किया, ये जो इक्वेशन आई इसको मैंने बोला कि मल्टीप्लाई कर दो x से, मल्टीप्लाई किया मैंने s से, s से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, -c1 बाय s स्क्वायर इंटू s, एक ये s से s कैंसिल हो गया, प्लस 2c2 s मल्टीप्लाई होगा तो s स्क्वायर हो जाएगा, प्लस c3 s। ये क्लियर, मैंने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया s से, क्लियर है ये चीज, यस मैम।
जिसको नहीं क्लियर पूछ सकता है। मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास ये बना -C1S प्लस 2C2S² प्लस C3S इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, C1S किसके बराबर, T के बराबर, तो यहाँ पे -T लिख दूं, प्लस 2C2S², C2S² किसके बराबर, P के बराबर, P के बराबर, प्लस C3S किसके बराबर, R के बराबर। तो इक्वेशन क्या आई, ये बनी। तो अब मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख दूं, P, मैम 2 नहीं है इसमें, 2P। सॉरी, हाँ 2P, मैंने ध्यान नहीं दिया, वो इसको शो करने के चक्कर में। हाँ, तो ये किसके बराबर आई, 2P। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनी, मैं T को इधर उस साइड ले जाए तो इक्वेशन क्या हो गई, T इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ P प्लस R। क्लियर। तो यहाँ से Yes. एक रिलेशन, देखो एक रिलेशन आ गया कि जब मेरे को कॉस्ट चाहिए, कम चाहिए अपनी स्पेसिंग की, इकोनॉमिकल कॉस्ट चाहिए, वो किस पे डिपेंड करेगी कि जो आपकी क्या है, ये जो आप इस तरह से डिसाइड करो अपनी ट्रस्ट की कॉस्ट को, ओवरऑल ट्रस्ट की कॉस्ट को, कि ये ट्वाइस किसके हो, परलिन की कॉस्ट के। ठीक है, पर यूनिट एरिया जो परलिन की कॉस्ट है, प्लस आर क्या हो गया था आपका, कॉस्ट ऑफ रूफ कवरिंग, मतलब आपकी आर प्लस ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ परलिन। तो एक रिलेशन आ गया कि जो हमारी टोटल कॉस्ट है ट्रस की पर यूनिट एरिया, वो एक रिलेशन मिल गया हमें। क्लियर कट ये नहीं मिला कि स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, लेकिन हमें एक रिलेशन मिल गया कॉस्ट डिसाइड करने के लिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन इस चैप्टर का। ठीक है, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, आपसे यहाँ तो ये पूछा जाएगा कि ओवरऑल कॉस्ट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो आप ये तीनों फैक्टर्स अच्छे से एक्सप्लेन कीजिएगा। या फिर आपसे पूछा जाएगा कि ये जो आखिरी में रिलेशन आया है वो क्या रिलेशन है, क्या आपकी ओवरऑल किस पे डिपेंड करेगी, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ परलिन प्लस कॉस्ट ऑफ रूफ कवरिंग मटेरियल, इस पे डिपेंड करेगी। तो जो आपकी स्पेसिंग ऑफ ट्रस है वो इस तरह से डिसाइड होनी चाहिए कि जो आपकी ओवरऑल ट्रस की कॉस्ट है, इट शुड बी इक्वल टू ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ परलिन प्लस रूफ कवरिंग। क्लियर है ये चीज? यस मैम। आई होप ये वाली डेरिवेशन आप लोगों को क्लियर है सबको। यस मैम। ठीक है, ये यही था, इसमें यही सब समझाया हुआ था, आप एक बार इसको गो थ्रू करना। ठीक है, अब अगर मैं इकोनॉमिकल स्पेसिंग की बात करूं कि इकोनॉमिकल स्पेसिंग कितनी होती है, इकोनॉमिकल स्पेसिंग शुड बी केप्ट बिटवीन 3 to 5 मीटर। अगर आपका स्पैन कितना है, 15 मीटर है, तो आप 3 से 5 मीटर रखिए। अगर आपका स्पैन जो 15 से 30 मीटर है, तो आपकी इकोनॉमिकल स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, 4.5 से 7.5 मीटर। अगर ये सिर्फ एक आपको थंब रूल दे रखे हैं, ठीक है, अगर आपकी स्पेसिंग ऑफ ट्रस स्पैन बाय 4, ठीक है, इसके बीच में अगर आपने कैप्ट करी हुई है, अब 15 मीटर उसके लिए ये है हमारे पास रिलेशन। और अगर 15 से 30 मीटर के लिए है तो आप कितनी कर सकते हो, स्पैन बाय 5 कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है। पिच ऑफ रूफ की अगर हम बात करें, द रेशियो ऑफ द राइज, आपको पिच क्लियर है, क्या था कल आपको किया बताया था, कंफ्यूज नहीं होना। राइज का रेशियो किसके कंपैरिजन में, पूरे स्पैन के। और स्लोप का क्या होता था, स्लोप की डेफिनेशन बिल्कुल सही, हाफ द स्पैन। ठीक है, तो ये आपका क्या है, द वैल्यू ऑफ पिच किस किस पे डिपेंड करेगा, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, लाइट एंड वेंटिलेशन कैसी चाहिए, नेचर ऑफ लोड कैसा है रूफ ट्रस के ऊपर, रूफ का मटेरियल कैसा है जो हमने सिलेक्ट किया है। ठीक है, और जो पिच की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करेगी, 1/3 से लेकर 1/5 के बीच में लाई करनी चाहिए। और रूफ कवरिंग की बेटा अगर हम लोग बात करें, हमारी जैसे कौन कौन सी यूज होती है, गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट, एस्बेस्टोस सीमेंट शीट्स यूज होती हैं, बड़ी सारी है हमारे पास रूफ कवरिंग। ठीक है, तो इन रूफ कवरिंग के हिसाब से हमारे पास मिनिमम पिच कितनी होनी चाहिए, ट्रस के लिए गैल्वेनाइज्ड आयरन के लिए 1/6, एस्बेस्टोस सीमेंट के लिए कितनी होनी चाहिए मिनिमम पिच, 1/12। क्लियर है? यस मैम। ठीक है,
बाकी कनेक्शन वाला टॉपिक वैसे अगर जिन्होंने ड्राइंग में करा है तो उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। बाकी मैं कल के लेक्चर में करवाऊंगी कनेक्शन।